ये तो सबको पता है कि कोई भी किसी मिलिट्री जोन में ऐसे ही नहीं घुस सकता, लेकिन मैंने अपने इलेक्ट्रिक कार की पूरी स्पीड बढ़ा दी, बिना ये जाने कि मिलिट्री लीडर से कांटेक्ट करने का सिर्फ यही एक रास्ता था। बस कुछ ही दिन पहले मैं एक फोर्स ट्रांसपोर्टर के रूप में एक दूसरी दुनिया में जागा। बहुत मुश्किल से बचने के बाद मैं ज़ॉम्बी से भरी एक दुनिया से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन 10 घंटे में मुझे फिर से उस खूनी दुनिया में भेज दिया जाएगा, जहां मैं बिल्कुल लाचार और कमज़ोर हूँ। मैं सिर्फ अथॉरिटी से मदद मांग सकता हूँ। उस वक्त मेरी मर्जी के मुताबिक मैं इंटरोगेशन रूम की कुर्सी पर बैठा था और कमांडर फैन टैन रुए फेंस के दूसरी तरफ बैठे थे। क्या तुम्हें पता है कि मिलिट्री जोन में घुसना एक बहुत बड़ा क्राइम है? न थोड़ा दुखी होकर मुस्कुरा दिया। मुझे पता है, लेकिन अब सिर्फ आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। फैन टियान रुई ने गुस्से में देखा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम पुलिस के पास जा सकते हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। तुम मिलिट्री जोन में घुस आए, इसका क्या मतलब है? अब हमारे पास तुम्हें दूसरे देश का स्पाई मानने की काफ़ी वजह है। उनके सवालों पर मैंने फिर से अपना सिर हिलाया और दुख से मुस्कुरा दिया। मैं नहीं हूँ। मेरा सुझाव है कि आप इस टैबलेट की तुरंत जांच करवाएं। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वक्त नहीं बचा? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। फैन रुई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जैसे मेरा झूठ पकड़ने वाले हो। टेक्निकल डिपार्टमेंट को इंटरोगेशन रूम में बुलाओ। टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग जल्दी ही आ गए। उन्होंने कंप्यूटर लिया, उसे खोला और अंदर का स्ट्रक्चर देखकर हैरान रह गए। ये मेन मेमोरी नहीं है, ना ही इंटेल है और ना ही AMD। हो सकता है ये कुंजों की कोई स्पेशल मेमोरी हो। मेरा सुझाव है कि देश के टॉप एक्सपर्ट से इसे तुरंत डिकोड करवाया जाए। जब टेक्निकल सोल्जर ने अपनी बात खत्म की तो फैन टियान रुई के चेहरे पर तनाव आ गया। हालांकि उन्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन से सिक्योरिटी ऑफिस कांटेक्ट किया और देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाने को कहा। बस आधे घंटे बाद एक बिना पहचान वाली ब्लैक व्हीकल बेस में घुसी। नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस से जेनिलॉन और डॉक्टर यूहेन वी इंटरोगेशन रूम में आए। जैसे ही यूहेन वी अंदर आए, उन्हें टैबलेट देखकर बहुत क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने तुरंत उसे उठाकर लाइट में चेक किया और खोलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अंदर का स्ट्रक्चर देखा तो उनकी सांस थम गई। ये मदरबोर्ड धरती के किसी भी मॉडल का नहीं है। CPU सिलिकॉन का नहीं बल्कि कार्बन का है। जेनेलॉन ने शक के साथ पूछा, कार्बन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहती हो कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धरती से कहीं आगे है? एक हाई स्टेबिलिटी नैनोमीटर चिप? साथ ही ये भी कहा जा सकता है। ये कहते हुए यूहिन वी रुकी और खिड़की के बाहर देखते हुए एक हैरान कर देने वाले टोन में कहा, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये किसी दूसरी इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन का प्रोडक्ट हो। जेनेलॉन की आंखें फटी की फटी रह गई। फैन रुई का चेहरा गंभीर हो गया। इस अचानक खबर ने उनके दिमाग में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने टेबल ठोका और मुझ पर चिल्लाए, तुम्हें यह कंप्यूटर कहाँ से मिला? मैंने गुस्से और हैरानी भरी नजरों से उन्हें देखा और एक एक शब्द साफ कहा, दूसरी दुनिया से, ज़ॉम्बीज से भरी एक दुनिया। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैंने देखा कि फैन टियान रुई की आंखें सिकुड़ गईं। अगले सेकंड उन्होंने फिर से टेबल ठोका, बकवास। अगर तुमने ऐसी फजूल बातें जारी रखी तो मैं तुम पर मिलिट्री लॉ के तहत केस चलाऊंगा। बिना डरे मैंने पूछा, क्या धरती कार्बन कंप्यूटर बना सकती है? क्या धरती के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? इसके अलावा सच में मेरे पास वक्त नहीं है। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। जैसे ही मैं सोऊंगा मैं फिर से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाऊंगा। हो सकता है मैं कभी वापस ना आऊँ। ये कहते हुए मेरी आंखें धुंधली होने लगी। हाँ, अगर मिलिट्री मुझ पर भरोसा नहीं करती तो अगली बार ट्रांसपोर्ट होना मेरी मौत बन सकता है। जेनेलॉन, जो फैन रुई के पास खड़ा था, शौक से बाहर आया। मेरी बातें सुनकर उसने तुरंत गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। मेरी कलाई पर एक काउंटडाउन है। जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है तो मुझे ज़बरदस्ती उस ज़ॉम्बीज़ वाली दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब 7 घंटे और 58 मिनट्स बचे हैं। मेरी बात सुनकर जेनेलॉन सोच में गया। फैन रुई ने देखा कि जेनेलॉन शायद मुझ पर यकीन करने वाला है, तो उसने तुरंत कहा, लाउजान, तुम सच में इस पर यकीन नहीं करोगे, है ना? लेकिन जेनेलॉन ने अपने ख्यालों में डूबते हुए उसे इग्नोर किया और साइड में रखा हुआ खुला टैबलेट उठाया और यूहिन मी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह धरती का है? यूहिन मी ने एक जुनूनी टोन में अपना सिर हिलाया। धरती? ऐसा नहीं कि मैं धरती की टेक्नोलॉजी को नीचा दिखा रही हूँ, लेकिन अगर धरती को 50 साल और दे दिए जाएं तब भी आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते। इसके लिए सैकड़ों साल लगेंगे। ये पक्का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है। जेनेलॉन ने सुना और अपना सिर झुका लिया। थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे भरोसे की लाज रखना, देश के भरोसे की लाज रखना। फिर जेनेलॉन ने अपना स्पेशल फ़ोन उठाया। हेलो, मैं नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस का सब डायरेक्टर बोल रहा हूँ।
मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए ज़रूरी मामला है। मुझे तुरंत केमिकल डिफेंस ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट चाहिए। फ़ोन रखने के बाद जैनलान ने मेरी तरफ देखा। अब जो कुछ भी तुम जानते हो सब बता दो। एक इन्वॉल्व इंसान होने के नाते ये नज़ारा देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने वह सब बताया जो मैं जानता था। 2 दिन पहले अचानक मेरी आंखों के सामने एक काउंटडाउन दिखाई दिया। जब काउंटडाउन 0 हुआ तो मेरे सामने एक ब्लू पोर्टल खुल गया जिसने मुझे अंदर खींच लिया। जब मेरी आंखें खुली मैं एक सुनसान शहर में था जो उन ज़ॉम्बीज़ से भरा था जो सिर्फ मूवीज़ में दिखते हैं। मेरी हथेली के पीछे भी 12 घंटे का काउंटडाउन दिखाई दिया। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा ये कोई सपना है, लेकिन जब मैं गिरा तो वह असली दर्द मेरे दिमाग में छप गया। मुझे पता चल गया कि ये कोई सपना नहीं था, मैं सच में ट्रैवल कर गया था। मैं उस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में तब तक भागता रहा जब तक 12 घंटे का काउंटडाउन खत्म नहीं हो गया। मैं धरती पर वापस आ गया। मुझे लग रहा है कि अगर मैं फिर से सोया तो मैं पक्का उस डरावनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। इसीलिए मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। अब मुझसे और नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपके पास कंप्यूटर ले आया इस उम्मीद में कि देश मेरी मदद करेगा। ये कहने के बाद वहाँ फिर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि सब इस ना यकीन खबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में जैनलोन ने सबसे पहले रिएक्ट किया और 2 केमिकल डिफेंस सोल्जर्स को बुलाया ताकि मुझे क्वारंटीन किया जा सके और मेरे ब्लड टेस्ट दिए जा सके। लेकिन आखिर में जैनलोन ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं बस से आया। द्वीप पर पहुंचकर मैं सामने वाली एल्डरली व्हीकल्स की दुकान पर गया। वहां से एक एल्डरली व्हीकल खरीदी और अंदर घुस गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की जैनलाम के माथे पर पसीना आने लगा। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी वायरस के कैरियर हुए तो पूरी बात सड़क और पूरा शहर तबाह हो सकता है? खुशकिस्मती से मेरे ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स जल्दी आ गए और मैं किसी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था। जैनलान ने चैन की सांस ली, लेकिन फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं की और जब केमिकल डिफेंस ट्रूप्स आए तो उन्होंने उन सब लोगों को क्वारंटीन कर दिया जो मेरे कॉन्टैक्ट में आए थे। बूम बूम कई बड़े हेलीकॉप्टर्स भी गूंजते हुए वहां पहुंचे। सिक्योरिटी ऑफिस के डायरेक्टर योदोंग जो सबसे बड़े नेता थे वहां आए और मुझे देखने के बाद गंभीर चेहरे से मेरी तरफ देखा। क्या तुम सच में ट्रैवल कर सकते हो? मेरे हाँ कहने के बाद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पोर्टल कितनी देर तक रह सकता है? क्या बड़े वेपन्स ले जाए जा सकते हैं? मैंने टाइम का हिसाब लगाया और जवाब दिया, ये सिर्फ लगभग 1 मिनट तक रह सकता है। 1 मिनट के बाद मुझे ज़बरदस्ती अंदर खींच लिया जाएगा और पोर्टल गायब हो जाएगा। इसका साइज लगभग 2 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा है। शायद बड़े वेपन्स वहां से नहीं गुजर पाएंगे। फिर योदुंग ने पूछा कि वहां की दुनिया कैसी थी। योदुंग ने सुना और थोड़ी देर सोचा। वो मुड़े और जैनलोन को ऑर्डर दिया, तुरंत 3 एलीट स्पेशल फोर्सेस टीम्स ड्रैगन ऑफ वॉर, क्रेजी ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन को डिप्लॉय करो। साथ ही एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिसर्च टीम, एनवायरमेंटल एनालिस्ट्स और एक मेडिकल रूम सील्ड आर्मर सूट्स के साथ तैयार करो। इसके अलावा बायोलॉजिकल लीक के खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तुरंत एक नेशनल न्यूक्लियर अटैक के बहाने से लेवल 1 प्लान शुरू करो। देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर रिसर्च एंटिटीज 1 हफ्ते के लिए प्रोविजनल स्टैंड बाय स्टेट में रहेंगी। इसे तुरंत एग्जीक्यूट करो। आधे घंटे बाद पूरे देश में हलचल मच गई। कई टीवी चैनल्स इमरजेंसी सिचुएशन दिखा रहे थे। कृपया सहयोग करें। बेस से ढेर सारी आर्मर्ड व्हीकल्स निकलने लगी। फाइटर प्लेन्स की कतारें आसमान में दिखने लगीं। वाइट कोट और प्रोटेक्शन सूट्स पहने लोग नंदू बेस पहुंच गए। तीनों टीम्स ब्लैक ड्रैगन, क्रेजी ड्रैगन और ड्रैगन ऑफ वॉर दी मिलिट्री व्हीकल्स में बैठकर पूरी तरह आर्म्ड होकर बेस पहुंच गई। मिलिट्री एयरपोर्ट पर जमा होने के बाद अपनी यूनिफॉर्म में योडोंग सबके सामने खड़े हुए और उन्हें देखने लगे। साथियों, आप लोग एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर जाने वाले हैं जो इंसानियत की किस्मत से जुड़ा है। अब जो नहीं जाना चाहते वो पीछे हट सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो मिशन पर जाने वाले हैं कृपया भी अपनी वसीयत लिख दें। देश इसे आपके परिवार तक पहुँचा देगा। वहाँ सन्नाटा छा गया। सिर्फ तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। वो अक्सर मिशंस करते रहते हैं, लेकिन वसीयत लिखने वाला मिशन उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसका मतलब था कि यह मिशन हद से ज़्यादा खतरनाक है। एक सोल्जर ने थोड़ी देर बाद एक नोट निकाला। माता पिता, मेरे बच्चे, मैं देश के लिए वफादार हूँ। मैं आपके लिए वापस आऊँगा। कृपया मेरे लिए रोना मत। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो एक सोल्जर को करना चाहिए। ये लिखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपना नाम लिखने के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक सोल्जर्स ने अपने फेयरवेल लेटर्स एक मेटल बॉक्स में रख दिए। 7 या 8 मिनट्स बाद योडोंग ने उस मेटल बॉक्स को बंद किया और सोल्जर्स की बहादुरी को याद करते हुए उसे अपने सहायक को दिया। उनकी आवाज़ मजबूत थी। साथियों, आप सब महान हैं। आप मरेंगे नहीं। ये देश की उम्मीद के लिए है। सुरपी, कुछ दिन पहले हमारे देश के एक सिटीजन ने गलती से एक स्पेस टाइम डोर ढूंढ लिया जो एक सदी का सफ़र करा सकता है।
स्पेस टाइम डोर से ट्रैवल, क्या ये सच है? क्या ये साइंस फिक्शन नहीं है? नीचे खड़े स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स के दिमाग में शक होने लगा। जल्दी ही योडोम में उन्हें फिर से इंटरप्ट किया। वह एलियन वर्ल्ड जहाँ ट्रैवल किया गया है वह पूरी तरह ज़ॉम्बीज से तबाह हो चुका है। वह बहुत खतरनाक है और उस सिटीजन ने पहला ट्रैवल पूरा कर लिया है जिसने मेरी सारी बातों को कंफर्म किया है। लेकिन वायरस फैलने का तरीका अभी साफ नहीं है। अंको वहाँ की दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए आपका मेन मिशन उसे फिर से ट्रैवल करने में मदद करना है। डेटा और सैंपल्स इकट्ठा करें। सबसे ज़रूरी बात उनकी सेफ्टी पक्की करना है। समझे? समझ गए? फिर योडुंग ने मेरी तरफ देखा। कितना वक्त बचा है? 5 घंटे 30 मिनट। पहले आराम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। फिर योडुंग ने हर टीम के लीडर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया ताकि बैटल प्लान बनाया जा सके। इस बीच एक मैनुअल जिसका नाम रूल्स ऑफ सर्वाइवल इन अ ज़ॉम्बी वर्ल्ड था, एक बंद प्रिंटिंग प्रेस में चुपके से प्रिंट किया गया। 90 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज रातों रात प्रिंट की गईं और अनगिनत निवासियों में बांट दी गईं। अगली सुबह मैं एयरपोर्ट पर फाइटर प्लेन के पास था। मेरे आसपास युगोडॉन और 3 एलीट टीम्स थीं। मैंने अपने सामने काउंटडाउन देखा। 4, 3, 2। काउंटडाउन खत्म होते ही मेरे सामने एक नीली रोशनी चमकी। मेरे सामने बस 1 मीटर दूर ये रोशनी लगभग 2 मीटर ऊंचाई में सिमट गई। सबने आंखें फाड़कर मेरे सामने वाले उस रोशनी को देखा। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। ये सच निकला, सच में एक पोर्टल है। हर टीम के लीडर्स दंग रह गए। मेरे बगल में खड़े यो की आंखें भी उस वक्त खुली की खुली रह गईं, पर कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा फिर से स्टील जैसा सख्त और शांत हो गया। उसने हर टीम की तरफ देखा। स्पेशल फोर्सेस टीम, अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ, इसके पीछे जाओ। याद रखना, हर हाल में जब स्पेशल फोर्सेस टीम और बाकी लोग अंदर चले गए तो कई तरह के इक्विपमेंट लिए हुए साइंस सपोर्ट टीम भी जल्दी से अंदर चली गई। आखिर में युगोडोम ने मेरी तरफ देखा। कॉमरेड, आपका सफ़र अच्छा हो। इस बार देश आपके पीछे खड़ा है। एलियन वर्ल्ड, मैं एक बार फिर आ गया हूँ, पर इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पीछे मेरी मातृभूमि है। मेरे अंदर जाते ही वह चमकदार नीली रोशनी चमकी, फिर वो जल्दी से सिकुड़ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी नज़र वापस आई, मैं एक सुनसान शहर में था जहाँ हर तरफ टूटी हुई दीवारें और मलबा था। जमीन पर कई सूखी हुई लाशें पड़ी थीं। साइंस सपोर्ट टीम आसपास की लाशों की जांच कर रही थी। वह टीम मेंबर्स जो पहले ही कदम रख चुके थे। उस वक्त तक वे अपने इक्विपमेंट के साथ आसपास पहरा दे रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। अभी भी उसी जगह पर हूँ जहाँ पिछली बार था। लगता है ट्रैवल की लोकेशन फिक्स्ड है। कॉम्बैट टीम की कमांडर इन चीफ सोन सी ने थोड़ी दूर पड़ी एक ताल लाश की तरफ इशारा किया। हमने अभी कुछ ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म किया है। उनकी कमज़ोरी उनका सिर है। एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया तो ज़ॉम्बीज़ मर जाएंगे। वैसे ये काउंटडाउन क्या है? इस बार मैंने अपनी रेटिना पर समय देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। 24 घंटे। सोन सी ने सुनने के बाद थोड़ी देर सोचा। जब साइंस सपोर्ट टीम सैंपल्स लेने का काम खत्म कर लेगी तो हम तुरंत निकल पड़ेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा बीतने के बाद साइंस सपोर्ट टीम ने सैंपल्स ले लिए थे। टीम का एक मेंबर 11 के सामने भागते हुए आया। रिपोर्ट, आसपास कोई सर्वाइवर्स नहीं है। वेस्ट की तरफ ज़ॉम्बीज़ का झुंड साउथ की तरफ जा रहा है। ईस्ट में कम ज़ॉम्बीज़ हैं। ईस्ट की तरफ बढ़ने की सलाह दी जाती है। सोनसी ने सिर हिलाया। सभी टीम्स ध्यान दे। वुल्फ टीम रास्ता दिखाएगी। ड्रैगन हंटर टीम पीछे से कवर करेगी। कियान रूप ब्लैक ड्रैगन टीम के सहयोग से ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। जल्दी से सभी लोग ईस्ट की तरफ लगभग 2 किलोमीटर चले। रास्ते में उन्हें कई ऐसे लोग मिले जो अपनी इंसानियत खो चुके थे। उन सभी को जैनलोन टीम ने एक सुरक्षित जगह पहुंचाया, जब तक कि वे एक बुक स्टोर के पास नहीं पहुंच गए। सनसी ने दुकान की तरफ देखा और 20 मिनट तक तलाशी लेने का आदेश दिया। सब जबरदस्ती अंदर घुसे और तलाशी शुरू कर दी। उस बिखरी हुई दुकान में मैंने एक मैगजीन उठाई। कवर पर किसी तरह का हाईटेक मैकेनिकल डिवाइस बना था। इस दुनिया का टेक्नोलॉजी लेवल कम से कम नानसिन के बराबर है और कुछ मामलों में तो उससे भी कहीं ज़्यादा आगे है। सोनसी ने सिर हिलाया। जल्दी ही उसकी टीम के मेंबर्स को कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले। कियान ग्रुप के लोगों ने तुरंत रूट मैपिंग इक्विपमेंट निकाला, पर बाद में उन्होंने मिली हुई किताबों के आधार पर रास्तों का विश्लेषण भी किया। सोनसी ने रेडियो पर आदेश दिया, वक्त खत्म, सब तुरंत पीछे हट जाओ। जब कियान ग्रुप और टीम मेंबर्स पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे तभी ऊपर से कुछ टूटने की हल्की आवाज़ आई। सबने ऊपर देखा। बुक स्टोर की दूसरी मंजिल का लकड़ी का साइन बोर्ड हवा और कटाव की वजह से हिल रहा था। फिर वो पूरा साइन बोर्ड निकल गया और ज़मीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। वह आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। कई ब्लॉक्स दूर के ज़ॉम्बीज़ ने दृश्य सुना और वहाँ जमा होने लगे। उनकी आंखों में खून की प्यास चमक रही थी। वे तेज़ी से बुक स्टोर की तरफ भागे। सोनसी ने कॉमन की तरफ देखा। उसने रेडियो उठाया और तुरंत आदेश दिया,
सभी स्पेशल फोर्सेस के सैनिक मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। 20 से ज़्यादा लोगों की टीम तुरंत फॉर्मेशन में तैनात हो गई और अपनी गन्स का निशाना बुक स्टोर के एंट्री गेट पर लगा दिया। कियान के लोग और मुझे उनके पीछे सुरक्षित रखा गया। हमने अपनी सांसें रोक ली थीं। कुछ ही पलों में सड़क पर सड़ते हुए मांस वाले दर्जनों ज़ॉम्बीज़ दिखाई दिए जो एक आम इंसान की रफ्तार से बुक स्टोर की तरफ भाग रहे थे। सन्सी की आंखें चमकी और उसने तुरंत सबको साइलेंसर्स लगाने और आने वाले ज़ॉम्बीज़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। टप 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 गोलियां सटीक तरीके से ज़ॉम्बीज़ के मुंह पर लगीं और काला खून चारों तरफ फैल गया। कुछ ही सेकंड्स में सारे ज़ॉम्बीज़ ज़मीन पर ढेर हो गए। सोनसी ने रेडियो पर निर्देश दिए, साइलेंट ड्रोन्स न लो। कई स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की और अपने पोर्टेबल टर्मिनल्स खोले। उन्होंने साइलेंट रिकॉनेसेंस ड्रोन्स तैनात किए। चांदी जैसे चमकते ड्रोन्स हवा में उड़ने लगे और स्क्रीन पर तस्वीरें दिखने लगीं। आसमान से दिख रहा था कि बुक स्टोर के बाहर सड़क पर ज़ॉम्बीज़ की एक और भीड़ जमा हो रही थी। उनकी संख्या लगभग 30 थी और वे बुक स्टोर की तरफ ही आ रहे थे। रिकॉनेसेंस ड्रोन ने अपनी खोज जारी रखी। जल्द ही सबको पता चला कि उन 30 ज़ॉम्बीज़ के अलावा बाकी जो ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे वे काफ़ी दूर थे। वे अपनी दिशा भटक गए और वापस अपनी पुरानी जगह चले गए। सबकी जान में जान आई। ठीक है, सिर्फ 30 बचे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत ही ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ गए। गोलियाँ उनके माथे पर लगीं और थोड़ी ही देर में उन्हें ख़त्म कर दिया गया। सुरक्षा पक्की करने के बाद रिसर्च टीम ने जल्दी से टिश्यूज़ और ब्लड इकट्ठा किया, पर जल्द ही एक रिसर्चर को पता चला कि गोलियों ने उन्हें ख़त्म तो कर दिया था और उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह रुक गया था, पर ज़ॉम्बी का खून अभी भी बहुत एक्टिव था और उसके अंदर का वायरस अभी भी जिंदा था। जो कोई भी इस खून को शरीर में लेगा वो थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनते ही सोनसी ने तुरंत आदेश दिया, रिसर्च टीम के अलावा कोई भी ज़ॉम्बीज़ के खून या टिश्यू के संपर्क में नहीं आएगा। अगर कोई संपर्क में आता है तो तुरंत रिपोर्ट करे। ये पक्का करने के बाद कि आकर्षित हुए सभी ज़ॉम्बीज़ खत्म हो गए हैं, सब आगे बढ़ते रहे। साइलेंट ड्रोन आसमान से नज़र रख रहा था। मैंने ड्रोन से आने वाली एरियल तस्वीरें देखीं। ढही हुई इमारतें, हर तरफ लाशें। मैंने सोनसी से धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में अभी भी कोई जिंदा बचा होगा? सन्सी ने स्क्रीन की तरफ देखा और थोड़ी देर सोचा, शायद, पर अगर कोई बचा भी होगा तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। रात हो गई। टीम ने एक पुराने सुपरमार्केट में कैंप लगाया। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए ज़मीन पर बैठ गया। बिना लोगों के शहर कितना शांत था। सन्सी अपनी गन पकड़े मेरे बगल में बैठा था। उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। हाँ, वहाँ चांद को देखो, ये अर्थ के चांद से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आसपास के तारों की सजावट और उनकी चमक अर्थ से बिल्कुल अलग है। मैंने भी वहीं देखा। अनजान तारे अंधेरी रात में चमक रहे थे। उसी वक्त सोनसी का वॉकी टॉकी बज उठा, कैप्टन, मुझे लगता है बाहर कुछ गड़बड़ है, बाहर आकर एक बार देखिए। सुनने के बाद सोनसी ने तुरंत नाइट विजन गॉगल्स पहने और बाहर देखा। मैंने भी नाइट विजन गॉगल्स पहने और बाहर देखा। मैं लगभग 300-400 मीटर दूर सड़क पर कई टेढ़ी मेरी आकृतियों को घूमते देखा, पर दिन के मुकाबले ज़ॉम्बीज़ की हालत बेहतर थी और उनकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा थी। रिसर्च टीम के लोग ब्लड टिश्यू सैंपल्स के साथ पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, खून की एक्टिविटी में बदलाव के हिसाब से हमें लगता है कि रात में ज़ॉम्बीज़ की शारीरिक क्षमता लगभग दोगुनी हो जाती है और उनकी मानसिक स्थिति भी उत्तेजित हो जाती है। खतरा काफ़ी बढ़ गया है। सन्सी ने गंभीर चेहरे के साथ सुनने के बाद अपने साथियों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, जो बारी बारी रात को पहरा देंगे। अगले दिन जब ज़ॉम्बीज़ की रफ्तार कम हुई, टीम में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ना जारी रखा। वहाँ उन्हें एक सड़ी गली लाश मिली। सिर पर और पीछे की दीवार पर गोलियों के निशान और रेडियो एक्टिव खून के निशान थे और एक पिस्टल बिखरी हुई थी। साइंस रिसर्च टीम ने पक्का किया कि कोई खतरा नहीं है, फिर पिस्टल उठाई और उसे सील कर दिया। आखिर में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर अनजान भाषा में कुछ लिखा था। साइंस रिसर्च टीम ने उसे संभाल कर रखिया। टीम आगे बढ़ती रही और जल्दी ही एक फेंस के पास पहुंच गई। जब सब ने उसे कूद कर पार किया तो सब एक साथ ठिठक गए। दूर एक मैदान में ज़ॉम्बीज़ की भारी भीड़ थी। वहाँ कम से कम हज़ारों ज़ॉम्बीज़ थे। मैंने अनजाने में अपनी सांस रोक ली और बगल में खड़े सोनसी की तरफ देखा। सोनसी का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने बिनोकुलर्स निकाल कर देखा तो पाया कि उन हज़ारों ज़ॉम्बीज़ के बीच कुछ ज़ॉम्बीज़ काफ़ी अजीब थे। उनकी स्किन अब सफ़ेद नहीं बल्कि नीली हरी थी। स्किन के नीचे की मसल्स फूली हुई थी। यहाँ तक कि दिन में भी वे 1 सेकंड से कम वक्त में आसपास की हलचल का पता लगा सकते थे और उनकी आंखें पूरी तरह धुंधली नहीं थीं। सॉनसी ने बिनोकुलर्स रखे और इशारों से टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया जब तक कि वे एक पार्किंग लॉट तक नहीं पहुंच गए। मेरी आंखों के टाइमर में 20 मिनट से ज़्यादा बचे थे। सोनसी ने तुरंत फैसला किया कि यहाँ से ही वापसी शुरू करेंगे। उसने आसपास के सैनिकों को अलर्ट रहने
और वक्त बीतने का इंतजार करने को कहा। जल्दी ही मेरी आंखों के टाइमर पर 5 सेकंड बचे थे। 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर मेरी आंखों में नीली रोशनी चमकी और मेरे सामने एक नीला टेलीपोर्टेशन लाइट पाथ बन गया। टीम मेंबर्स ने पीछे से कवर किया और मैं और साइंस रिसर्च टीम सबसे पहले उस लाइट पाथ के अंदर चले गए। फिर सॉन्सी ने बाकी मेंबर्स को भी एक एक करके अंदर आने को कहा। दूसरी तरफ मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। जब मैं वापस आया तो मैं नैन्सीन पहुंच चुका था। यूगोडॉन का कुछ मिनट इंतजार करने के बाद मैं तुरंत आइसोलेशन कैप्सूल में चला गया। जो टीम मेंबर्स वापस टेलीपोर्ट होकर आए थे वे भी अलग अलग आइसोलेशन कैप्सूल्स में चले गए। फिर पूरी तरह से डिसइंफेक्शन किया गया। सब कुछ खत्म होने के बाद सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज के स्टाफ ने युगोडन को बताया कि कोई इन्फेक्शन नहीं मिला है और डिसइंफेक्शन पूरा हो चुका है। मैं भी आइसोलेशन कैप्सूल से बाहर आया, लेकिन जैसे ही मैं निकला मैंने युगोडन को अपने आसपास के लोगों से गंभीर चेहरे के साथ कहते सुना, ये थोड़ा अजीब है। उस दुनिया की टेक्नोलॉजी और लेवल को देखते हुए वे सिर्फ इस वायरस से खत्म नहीं हुए होंगे। जरूर कोई और वजह होगी। डिकोडिंग के एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो उनसे उन किताबों को तुरंत डिकोड करवाओ जो हम लाए थे। जब युगो ने सब कुछ मैनेज कर लिया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, टाइमर में कितना वक्त बचा है? मैंने अपने सामने वाले टाइमर को देखा और हैरान रह गया। टाइमर बदल चुका था। पिछली 2 बार से यह हर 24 घंटे में टेलीपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस बार यह 48 घंटे हो गया था। फिर मैंने ये बात युगोडॉन को बताई। युगो ने सुनने के बाद कुछ सेकंड सोचा और कहा, यह भी एक अच्छी बात है। तुम अच्छी तरह आराम कर सकते हो, हम भी ज़्यादा तैयारियां कर सकते हैं। फिर युगोडॉन कमांड रूम में उधर चले गए। उन्होंने तुरंत एक डॉक्यूमेंट जारी किया। ज़ॉम्बी वर्ल्ड का पहला फेज खत्म हो गया है। कोई वायरस लीक नहीं पाया गया है। नेशनल न्यूक्लियर प्रोटेक्शन ड्रिल को तुरंत हटा दिया जाए। डॉक्यूमेंट जारी होते ही सभी न्यूज़ और इंटरनेट पर यह मैसेज आने लगा। ड्रिल में हिस्सा लेने वाले लाखों लोग तुरंत उत्साहित हो गए। सब एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से रोने लगे। मैं डर के मारे मर गया था। मुझे लगा था कि सच में जंग शुरू होने वाली है। अच्छा हुआ कि कोई जंग नहीं हुई। एक बार जंग शुरू हो जाए तो पता नहीं कब खत्म होगी। उसी वक्त देश के अनगिनत राइटिंग एक्सपर्ट्स साइंटिफिक रिसर्च बिल्डिंग में खास स्क्रिप्ट्स की पढ़ाई में जुटे थे। जल्द ही सैकड़ों एक्सपर्ट्स की मेहनत से ब्लू अर्थ की एक पुरानी सभ्यता जैसी एक राइटिंग सबके सामने आई। एक डॉक्यूमेंट मेरी आंखों के सामने भी आया। ये महासागरों से घिरा हुआ एक अकेला कॉन्टिनेंट था। उस कॉन्टिनेंट पर सिर्फ एक देश था, स्टार एम्पायर। स्टार एम्पायर का क्लास सिस्टम बहुत सख्त था। वहाँ 3 लोगों के परिवार का भूख से मर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्टार एम्पायर के एम्परर ने एक ऐसी दवा बनाने का हुक्म दिया जिससे लोग आज्ञाकारी बने, लेकिन गलती से एक नर्वस वायरस बन गया। यह वायरस संक्रमित लोगों की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता था। वे कुछ खाते पीते नहीं थे, लेकिन वे हिलते डुलते रहते थे और हुक्म मानते थे। साम्राज्य के एक साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर ने अपने नोट्स में लिखा, हमने नादानी में सोचा था कि हमें इंसानों को काबू करने की दवा मिल गई है, लेकिन हमने आत्माओं को खाने वाले दुष्ट लिविंग कॉर्प्सेस बना दिए। स्टार एम्पायर का एम्परर हमारे रिसर्च के नतीजे जानकर बहुत खुश हुआ। वफादारी के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। बिना वजह के वफादारी ही असली वफादारी है। उसने हुक्म दिया कि संक्रमित लोगों को जनरेटर्स में बदल दिया जाए और सुझाव दिया कि उन्हें हसवर्ड्स और दस्ताने पहनाए जाएं ताकि वे दिन रात जनरेटर के पहियों पर चलें। बाद में एम्परर ने मुआयना किया और ज़ोर से हंसा। मरने के बाद भी मैं देश के काम आ सकता हूँ, यही असली वफादारी है। इसके बाद एम्परर ने पूरे देश में पावर प्लांट्स बनवाए और बेहोश संक्रमित लोगों को दिन रात बिजली पैदा करने के लिए घूमते पहियों से बांध दिया। आखिर में उसने अपनी प्रजा पर भी हाथ डाल दिया। अनगिनत लोगों को संक्रमित कर उन्हें पावर प्लांट्स में डाल दिया। हद तो तब हो गई जब देश की 80% आबादी संक्रमित हो गई। एम्परर को लगा कि उसने इटर्नल एनर्जी पर काबू पा लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये नरक के चांदी के धागे थे। जब हेटर ज़ॉम्बी ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया तो पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया गया। सेना संक्रमितों से हार गई। एम्परर ने पूरी सभ्यता के खून और मांस का इस्तेमाल किया। उसने लॉन्चर क्रीचर्स की एक नई नस्ल पैदा की। बाद में उसने देखा कि हाई लेवल के संक्रमितों ने एक दूसरे की मदद करना सीख लिया है। उन्होंने चढ़ना और पेचीदगियाँ सीख ली। उस वक्त मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, पूरी तरह खत्म। जानकारी पढ़ने के बाद मुझे अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतना बड़ा साम्राज्य इतनी आसानी से ढह गया। दोपहर में यून भी मुझसे मिलने आया। एनालाइज की गई जानकारी ने एक नक्शा भी था 200 किलोमीटर उत्तर में। वहाँ एक सेंट्रल फोटोलिथोग्राफी फैक्ट्री और एक बिग चेंज एनर्जी सेंटर है। उन चीज़ों और जानकारी के मुताबिक जो तुम लाए थे, प्रूफ चिप, फोटोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी और बिग चेंज फंक्शन, ये टेक्नोलॉजी हमसे कम 50 साल आगे है। अगर हम उस फोटोलिथोग्राफी फैक्ट्री से कुछ डेटा ला सकें
तो बहुत मुमकिन है कि ये लैंसन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगली बार आप उत्तर की ओर बढ़ें। यूएनडी को विदा करने के बाद मुझे यूगोडोन से एक नोटिफिकेशन मिला। अगले ट्रांसमाइग्रेशन की जगह LNUR में बदल दी जाएगी। मुझे लेने के लिए विमान रास्ते में है। जल्द ही मैं विमान में सवार हुआ और खिड़की से बाहर देखते हुए आ भरी। कितनी विडंबना है, इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता को बायोलॉजिकल वॉरफेयर में करना पड़ा, बायोलॉजिकल वेपन्स पर रिसर्च करनी पड़ी। जल्द ही विमान लैंड हुआ और मैं नीचे उतरा। धूल भरी गर्म हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। एक युवती पास आई और बोली, नमस्ते, मैं इंसिनु हूँ, आपकी साइकोलॉजिस्ट। मैंने सॉन सी की तरफ देखा जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। सॉन सी मुस्कुराए और बोले, अब आप एक इंटरनेशनल की प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट हैं। हमें डर है कि उस दुनिया में आपको कोई ऐसा सदमा न लगे जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़े। ये लेडी वो स्पेशलिस्ट हैं जिन्हें देश ने आपकी साइकोलॉजिस्ट के तौर पर नियुक्त किया है। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अपने सामने चल रहे काउंटडाउन को देखा। 2 घंटे बचे हैं। जब मैं बेस के अंदर गया तो 15 स्पेशल ऑल टेरेन व्हीकल्स मेरे सामने लाइन में खड़े थे। मेरे बगल में खड़ी नीनियो ने कहा, इस बार ऊपर वालों ने आपको मल्टी फंक्शनल ऑल टेरेन व्हीकल्स दिए हैं। स्क्वाड की संख्या भी 40 तक पहुंच गई है। यह आपकी सुरक्षा के लिए देश की गंभीरता को दिखाता है। मैंने व्हीकल के मटेरियल को छुआ। ये बहुत मोटा है। ये मेरे द्वारा देखे गए किसी भी व्हीकल से ज़्यादा मजबूत है। यहाँ तक कि इसकी पेंट भी खास है। गोलियाँ इस पर सिर्फ निशान छोड़कर फिसल जाती हैं। जल्द ही टीम की मीटिंग के साथ मेरी आंखों के सामने का काउंटडाउन 0 होने वाला है। बेस के अंदर स्पीकर से भी काउंटडाउन की आवाज़ गूंजी। मेरी आंखों में फिर से एक नीली रोशनी चमकी। सोन ने आदेश दिया। स्पेशल फोर्सेस के दस्ते ने गाड़ियाँ चलाईं। पहले मैंने सोन सी से नजरों में बात की और फिर अंदर चला गया। साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप भी पीछे पीछे आया। मेरी आंखों के सामने फिर अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखों की रोशनी वापस आई तो मैं फिर से ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया में था। इस बार ये पिछली बार से अलग है। इस बार ट्रांसमाइग्रेशन सीधे उसी पार्किंग लॉट में हुआ जहां से मैं पहले गया था। ड्राइवर की सीट पर बैठे सोन सी ने रेडियो के जरिए निर्देश दिए। ड्रैगन स्लेयर स्क्वाड सबसे आगे, ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड सबसे पीछे, मैं और साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप बीच में, वॉर ड्रैगन स्क्वाड किनारों पर। हमारा लक्ष्य 200 किलोमीटर उत्तर में DU का बिग चेंज एनर्जी सेंटर है। ये कंफर्म करने के बाद कि सबको निर्देश मिल गए हैं, गाड़ियों का काफिला तुरंत निकल पड़ा। इंजन की आवाज़ ने आसपास के ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर खींचा। काफिले की और टेरेन व्हीकल्स ने कई ज़ॉम्बीज़ को सीधे कुचलते हुए समस्या को आसानी से हल कर दिया। व्हीकल के ऊपर से मैकेनिकल आवाज़ आई और ड्रोन हवा में उड़ गए। नज़दीकी इलाके की रेकी करने लगे और आसपास के इलाके का रियल टाइम टेरेन भेजने लगे। सब कुछ ठीक होने के बाद सुमसी ने मॉनिटरिंग से अपनी नज़र हटाई और मेरी तरफ देखा, पूछा, काउंटडाउन क्या है? इस बार मैंने अपने सामने वाले काउंटडाउन को देखा। 3 दिन। सोनसी ने यह सुनकर अपनी बाहें सिकोड़ी। इस बार इतना लंबा वक्त? मैं मुस्कुराया और कहा, इन ट्रांसमाइग्रेशंस के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ और ट्रांसमाइग्रेशंस के बाद मैं पोर्टल के सही समय को कंट्रोल कर पाऊंगा। ये सुनकर सोनसी की आंखें चमक उठी। सच में, अगर हम वाकई खुलने का समय कंट्रोल कर सकें तो हमें इतना बेबस नहीं होना पड़ेगा। हम जब चाहे तब यात्रा कर सकेंगे। मैं कब यात्रा करूँगा? मैंने बिना कुछ कहे शरारत से पलकें झपकाईं, उन्हें अंदाज़ा लगाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब मैं सोनसी से बातें कर रहा था तभी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे टीम के सदस्य ने हमें रेडियो पर साउथ वेस्ट दिशा में देखने के लिए कहा। सोनसी और मैंने एक साथ देखा और करीब 1 किलोमीटर दूर एक 20 मीटर ऊंचा विशालकाय ज़ॉम्बी देखा। वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके पीछे नीली त्वचा और विकसित मांसपेशियों वाले ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड था। मैंने एक गहरी सांस ली। ज़ॉम्बी सच में इस हद तक इवॉल्व हो सकते हैं। सोन्स ने तुरंत काफिले को दूर जाने का आदेश दिया। हम पुराने रास्ते के बजाय एक वैकल्पिक रास्ते पर आगे बढ़े। जब हमें विशालकाय ज़ॉम्बी दिखना बंद हो गया तो सोन्स ने रेडियो लिया और अपनी नज़रें जमा ली। कोई भी इसे हल्के में न ले। विशालकाय ज़ॉम्बीज़ का दिखना वायरस की दहशत को दिखाता है। ये जानकारी से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ज़रूर ऐसे खतरे होंगे जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबको हिम्मत जुटानी होगी। जवाब देते समय सावधान रहें। रेडियो पर मैसेज भेजने के बाद सोन्स ने खामोश शहर की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ज़ॉम्बी संकट इतना सीधा नहीं है जितना कि काबू से बाहर हो जाना? मिसाल के तौर पर अभी वाला विशालकाय ज़ॉम्बी। मुझे पूरा शक है कि ये स्टार एम्पायर द्वारा जानबूझकर बनाया गया एक लिविंग वेपन है। बस ये हथियार आखिरकार काबू से बाहर हो गया। मैंने सोनसी की बातें सुनी और चुप रहा। आसमान धीरे धीरे काला हो गया। अंधेरे में कुछ सितारे नजर आए। रेडियो पर एक साथी की आवाज़ आई, कैप्टन, सामने 12 बजे की दिशा में कुछ संदिग्ध लोग हैं, हमें जाकर देखना होगा। अगर ये सर्वाइवर्स का बेस निकलता है तो यकीनन इस दुनिया के बारे में और जानकारी मिलेगी। सोन्स ने कुछ सेकंड सोचा और मना कर दिया, आगे बढ़ते रहो,
फालतू की मुसीबत मोल मत लो। हमारा लक्ष्य एनयू का फ्यूजन एनर्जी सेंटर है। काफिला 2 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार हम एनयू के फ्यूजन एनर्जी सेंटर पहुंच गए। छत पर लगा ड्रोन रेकी के लिए ऊपर उड़ा। सेंटर के अंदर का नज़ारा जल्द ही स्क्रीन के बीच में दिखाई देने लगा। ऊर्जा का विशाल ढेर ढह गया था। ऊंची इमारतें गिरी हुई थीं, हर तरफ हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वहाँ बहुत सारे बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिलिट्री इक्विपमेंट भी हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ एक क्रू लड़ाई हुई थी। ड्रोन की जांच खत्म हुई। सोनसी ने तुरंत एक बेस ऑफ ऑपरेशंस बनाने का आदेश दिया और काफिले में एक सुरक्षा टीम छोड़ दी। अगर कोई स्थिति हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। बाकी सब मेरे साथ आए। सब धीरे धीरे मेन कना के जरिए आगे बढ़े। जॉम्बीज के दहाड़ने की आवाज़ बीच बीच में सुनाई दे रही थी। जब कुछ जॉम्बीज ने हलचल नोटिस की तो सैनिकों ने तुरंत साइलेंसर्स वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया। एक हल्की आवाज़ के बाद जॉम्बीज एक एक करके गिरते गए। सुन ने दीवार पर संकेतों को खोजा। वो टीम को एंग्लू सेंटर के कंट्रोल रूम में ले गया। जॉम्बीज का सफाया करने के बाद रिसर्च टीम अंदर गई। छोड़े गए डेटा के जरिए सबको पता चला कि इसे 200 साल पहले बनाया गया था। उस समय स्टार एम्पायर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके पास नोबेल टाइटल थी, जिसे फादर ऑफ एंग्यू कहा जाता था, जिसने अकेले ही न्यूक्लियर फ्यूजन की 10 मुख्य कठिनाइयों को पार कर लिया था, जिससे साम्राज्य की न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की थी। ये पावर प्लांट भी एम्पायर का एक चमत्कार बन गया था। फिर सब एनर्जी कोर की तरफ गए। रिसर्च टीम ने एक सैम्पलिंग डिवाइस निकाला। एक मिडिल एज रिसर्चर ने बड़े एक्साइटेड होकर कोर मटेरियल को देखा। यहाँ की कोर टेक्नोलॉजी और हीट रेजिस्टेंट लेयर टेक्नोलॉजी ब्लू स्टार से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। मुझे रिसर्च के लिए कुछ सैंपल्स ले जाने होंगे। रिसर्च टीम ने वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट निकाला और ध्यान से सेंट्रल एरिया को रिकॉर्ड किया। जैसे जैसे सैम्पलिंग आगे बढ़ी, उस मिडिल एज रिसर्चर का चेहरा और भी खुशी से खिल गया। इन मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन काफ़ी स्टेबल है। इसमें नेचुरल स्टेबिलिटी और रेडिएशन रेजिस्टेंस है, और उन्होंने सुपर कंडक्टर के साथ एक क्रिस्टल का भी इस्तेमाल किया है। अगर हम ये सैंपल्स वापस ले गए तो हमारे देश का न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट पक्का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और शायद पूरी तरह से प्रैक्टिकल स्टेज में एंटर कर जाएगा। ये नामुमकिन नहीं है। इन बातों ने पूरी रिसर्च टीम में एक नया जोश भर दिया। सब उम्मीद कर रहे थे कि वे देश के लिए अपना योगदान दे सकें और साइंटिफिक रिसर्च के हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा सकें। उस मिडिल एज रिसर्चर ने तुरंत सबको मटेरियल काटकर सैंपल्स को सील्ड बसेस में रखने का ऑर्डर दिया। जैसे ही सैंपलिंग का काम खत्म हुआ, सॉन्स की ईयरपीस पर रियर टीम से एक वार्निंग आई। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 2 जायंट ज़ॉम्बीज देखे गए हैं। वे 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अंदाज़ा है कि वे 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। सन्सी का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत ऑर्डर दिया, फ़ौरन हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक माइंस बिछाओ और फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो मेरी और रिसर्च टीम की तरफ मुड़ा। रिसर्च टीम का सारा स्टाफ तुरंत यहाँ से निकले और पुराने रास्ते से वापस जाए। ऑर्डर मिलते ही सब जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगे और एनर्जी सेंटर से बाहर भागे। आधे मिनट बाद मैंने एक गहरी सांस ली और उनके पीछे पीछे हाँफने लगा। जितना हम दरवाजे के पास पहुंच रहे थे, ज़मीन पर उतनी ही हल्की वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। 10 सेकंड्स बाद पीछे वाले कॉन्वॉय की तरफ से एक धमाके की आवाज़ आई। मुझे पता था कि हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक माइंस फट गई हैं। इसका मतलब था कि जायंट ज़ॉम्बीज बिल्कुल पास ही थे। सबकी रफ्तार और बढ़ गई और जब तक दूसरा धमाका हुआ, हम कॉन्वॉय तक वापस पहुंच चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला और बैठ गया। सॉन्स ने एक्सेलरेटर दबाया और इंजन गरज उठा। मैंने पीछे मुड़कर धमाके की तरफ देखा। सिर्फ 3,004,000 मीटर की दूरी पर 2 जायंट ज़ॉम्बीज दहाड़ते हुए आ रहे थे। उनके शरीर से एक शेल्स लटकाए थे और वे पागलों की तरह कॉन्वॉय की तरफ भाग रहे थे। सन ने मॉनिटर देखा और कुछ सेकंड सोचा। फिर उसने वॉकी टॉकी लिया और कॉन्वॉय को स्पीड कम करने का ऑर्डर दिया। जायंट ज़ॉम्बीज के मूवमेंट पैटर्न्स को टेस्ट करने के लिए उनके बराबर की स्पीड रखो। रिसर्च टीम ध्यान से रिकॉर्डिंग करे। कॉन्वॉय धीरे हुआ और एक टीम मेंबर ने बाहर निकलकर एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल से जायंट ज़ॉम्बी पर निशाना लगाया। एक जोरदार आवाज़ के साथ बड़ी गोली ज़ॉम्बी के माथे पर लगी और एक छोटा छेद हो गया। लेकिन जायंट ज़ॉम्बी सिर्फ थोड़ा लड़खड़ाया, गुस्से में हरा और तेज़ी से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसके माथे का छोटा छेद तेज़ी से भर रहा था। मैं हैरानी से देख रहा था, तभी रिसर्च टीम की कांपती हुई आवाज़ आई। ये रिपेयर सेल्स का एक्सप्लोजन है। ये कोई साधारण लोहा नहीं है। ये पक्का एक डिज़ाइंड ऑर्गेनिज्म है। सोन कुछ सेकंड्स चुप रहा और फिर से ऑर्डर दिया, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स इस्तेमाल करो। गाड़ी की छत पर बैठे टीम मेंबर्स ने तुरंत एमिनेशन बदला और एक धमाके के साथ जायंट ज़ॉम्बी के माथे पर आग का गोला फटा। उसका शरीर असर से लड़खड़ाया और वह गिर गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर खड़ा हो गया। उसके माथे की ऊपरी स्किन हट गई थी और अंदर मेटालिक चमक वाला सब डर्मल टिश्यू दिख रहा था।
रिसर्च टीम के लोग हैरानी में चिल्ला पड़े। ये बायोमेटालिक टिश्यू है जो सेल्स के गोल स्ट्रक्चर को रीराइट करके बनाया गया है। ये तो अविश्वसनीय है। सोन ने सुना और सीधे बर्स्ट कैनन्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। टीम मेंबर्स ने बर्स्ट कैनन सेट किए और जायंट ज़ॉम्बी पर गोलियों की बौछार कर दी। बार बार होने वाले धमाकों के बाद जायंट ज़ॉम्बी फिर से ज़मीन पर गिर गया, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया। उसने कॉनवॉय की तरफ भागना जारी रखा। उसके शरीर के सिर्फ कुछ हिस्सों में मेटालिक चमक दिख रही थी। रिसर्च टीम ने तुरंत नतीजा निकाला कि ऑर्डिनरी वेपन्स बेअसर है। जायंट ज़ॉम्बी की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। फायर अटैक कोशिश की जा सकती है। सोन ने तुरंत ऑर्डर दिया, इंडिविजुअल थर्मोबैरिक बॉम्ब्स तैयार करो। सारी गाड़ियाँ सेफ डिस्टेंस पर पीछे हट जाओ। एक छोटा मशरूम क्लाउड उठा और हजारों डिग्रीज की हाई टेम्परेचर चारों तरफ फैल गई। चेहरे पर एक तेज गर्म लहर लगी और जब आग और धुआं कम हुआ तो जायंट ज़ॉम्बी की आउटर लेयर जलकर चिपचिपी हो गई थी, लेकिन वो मरा नहीं था और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। वो बिना किसी दिशा के भटकने लगा। रिसर्च टीम ने रेडियो पर बताया कि हाई टेम्परेचर की वजह से जायंट ज़ॉम्बी के देखने और सूंघने की क्षमता खत्म हो गई है। सेल रिकवरी की स्पीड के हिसाब से उसे ठीक होने में 2 दिन लगेंगे, जिसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर वाली आग से उनका खतरा कुछ समय के लिए काफ़ी कम किया जा सकता है। सन ने ये सुना और स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स छोड़ने का ऑर्डर दिया। वाइट फॉस्फोरस और थर्माइट बॉम्ब्स गिराओ। गाड़ी की छत से कई ड्रोन्स एम्यूनिशन लेकर उड़े और बचे हुए जायंट ज़ॉम्बी पर वाइट फॉस्फोरस और थर्माइट बॉम्ब से हमला किया। तेज आग ज़ॉम्बी के पूरे शरीर पर फैल गई। जायंट ज़ॉम्बी दर्द से कराहने लगा और उसकी आंखों की रोशनी और सूंघने की शक्ति खत्म हो गई। वो बिना सिर पैर के यहाँ वहाँ भागने लगा। टेस्टिंग का काम पूरा हो गया था। सोन ने तुरंत कॉन्वॉय को तेज भागने का ऑर्डर दिया। उसने शुई लिथोग्राफी सेंटर की लोकेशन सेट की और पूरी रफ्तार से वहाँ चल पड़ा। 1 घंटे बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सबने टेढ़े हो चुके एलॉय डोर को जबरदस्ती खोला और अंदर सब कुछ तहस नहस था। हर तरफ लड़ाई के निशान थे और गोलियों के खोखे बिखरे हुए थे। सॉन्स ने एक टूटा हुआ चिप उठाया और रिसर्च टीम को दिया। रिसर्चर ने उसे हाथ में लेकर देखा और हैरानी से बोला, यह एक डिटेक्टर की सीक्रेट स्ट्रक्चर है। इससे पता चलता है कि ये लोग नैनो स्केल पर स्टेबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। रिसर्च टीम ने फिर कोने में रखी एक मशीन देखी। उसे समझने के बाद उन्होंने कहा, ये एक क्वांटम इंटेलिजेंट कैलिब्रेशन सिस्टम है। इनकी मशीन्स को इंसानों की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही अपनी गलतियां ठीक कर सकती हैं। सब और आगे बढ़ते गए और उनके सामने एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लिथोग्राफी मशीन्स की लंबी लाइन आ गई। रिसर्च टीम ने टेस्टिंग इक्विपमेंट निकाले और नतीजा निकाला कि स्टार्टअप सिस्टम तो खराब है, लेकिन कंट्रोल लॉजिक अभी भी ठीक है। इसका कोड एक ऑसिलेशन इंटरफेरेंस मोटर है और वो पूरी तरह सही सलामत है। अगर हम कुछ सैंपल्स ले गए तो हमारे देश के चिप्स बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे और हमने दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सॉन्सी की आंखों में खुशी दिखी और उसने टीम मेंबर्स से की मॉड्यूल्स निकालने में मदद करने को कहा। उन्होंने उन्हें स्टोरेज बॉक्सेस में रखा और आगे बढ़ने की तैयारी की। उसी समय रेडियो पर गार्ड टीम की आवाज़ आई, कैप्टन, कुछ सर्वाइवर्स पास आ रहे हैं। 3 लोग हैं और अभी तक उनके पास कोई वेपन नहीं दिखा है। सब ये सुनकर हैरान रह गए। क्या सच में कोई बचा हुआ है? सॉन भी थोड़ा हैरान था और उसने तुरंत इलॉन टीम को रिसर्च टीम के साथ बात करने भेजा और साथ ही ड्रोन की लाइव फुटेज चालू कर दी। इलॉन टीम और रिसर्च टीम सर्वाइवर्स के सामने रुके। बीच में लाशों का ढेर था। उनमें से एक आदमी जमीन पर कुछ लिख रहा था। ट्रांसलेशन के बाद पता चला कि वह सोने के बदले खाना और पानी चाहता है। इलॉन टीम को सोना नहीं चाहिए था। उन्होंने बस कुछ सप्लाईज उनकी तरफ फेंक दी और फिर कुछ जानकारी मांगी। पता चला कि जायंट ज़ॉम्बीज सबसे ताकतवर नहीं है, उनसे भी ज़्यादा खौफनाक ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी देखा नहीं। ये लोग 3050 लोगों की एक छोटी सर्वाइवर बेस से आए थे। ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह उन्हें नहीं पता थी। ईरान टीम ने फिर उन तीनों को जाने ला। सब ईरान टीम के साथ मिले और लिथोग्राफी मशीन मटेरियल के माइनिंग एरिया में पहुंचे। यहाँ एक रेयर कार्बन रिविट सुपरकंडक्टर मिनरल था। रिसर्च टीम में सैंपल्स लिए ताकि धरती पर ले जाकर आर्टिफिशियल सिंथेसिस की कोशिश की जा सके। जब सारा काम पूरा हो गया तो सब आराम करने के लिए कॉन्वॉय में वापस आ गए। मैं सीट से टेक लगाकर बैठ गया। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरी आंखों के सामने काउंटडाउन सिर्फ 5 मिनट का था। कॉन्वॉय तैयार था। सॉन्स ने मेरा कंधा थपथपाया और मुस्कुराया। सुमत, अब हम वापस जा सकते हैं। मैंने झिझकते हुए सिर हिलाया। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ, वही जानी पहचानी ब्लू लाइट की दीवार मेरे सामने आ गई और कॉन्वॉय एक एक करके उसमें चला गया। सब कुछ अंधेरा हो गया और जब रोशनी वापस आई तो मैं NNUR के अंडरग्राउंड आइसोलेशन कैप्सूल में था। ऊपर लगे स्पीकर से आवाज़ आई, दोनों तरफ से व्हीकल्स की वापसी कंफर्म हो गई है। सारा स्टाफ तैयार हो जाए। सैचुरेटेड डिसइंफेक्शन प्रोग्राम चालू करें।
एक गाड़ी सफ़ेद धुंध ने तुरंत कॉन्वॉय को घेर लिया। सफ़ेद धुंध हटने के बाद न सॉन्सी और बाकी लोग एक एक करके गाड़ी से बाहर आए। रिसर्च टीम ने तुरंत अपने नतीजे रीडर्स को बताए। सॉन्सी ने पूरे एक्शन की रिपोर्ट दी। जब योदन को जायंट ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता चला तो उसने तुरंत फैसला किया, अगली बार जब हम पार करेंगे तो ऑफ रोड व्हीकल्स नहीं बल्कि सीधे मेन बैटरी टैंक्स इस्तेमाल करेंगे जो नए आर्मर पियर्सिंग शेल से लैस होंगे। इन बातों ने कॉन्फ्रेंस रूम में सबको हैरान कर दिया। मेन बैटरी टैंक्स देश के सबसे बड़े वेपन्स हैं और आर्मर पियर्सिंग शेल्स के साथ उनकी ताकत गजब की है। ये मोटर से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन युवदौन अभी रुका नहीं था और उसने फ्लेम थ्रोअर्स लाने का भी ऑर्डर दिया। कॉम्बैट का असली आजा बार। इस हथियार की विस्फोटक ताकत 6 TNT बार्स के बराबर है। जब सबने ये खबर सुनी तो उनके मुंह इतने खुले रह गए कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनमें ढेर सारे बत्तख के अंडे समा सकते थे। देश ने वास्तव में इस तरह के हाई पावर हथियार निकाल लिए थे। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने के बाद एनसीयू ने मुझसे कुछ देर बात की। उसने मुझे आधे घंटे का एक मोटिवेशनल भाषण दिया, ये जानकर कि अगली यात्रा में 5 दिन बाकी है। उसने मुझसे सीधे 4 दिन की छुट्टी मांग ली। आखिरकार एनसीयू और ब्लैक ड्रैगन टीम के 2 सदस्यों के साथ हम येलो माउंटेन चढ़ने गए। पहाड़ की ढलान पर खड़े होकर मैं नीचे शहर के हज़ारों घरों की रोशनियों को देख रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। जब मैं जुआन मेंडन की चोटी पर पहुंचा तो ठीक उसी समय सूर्योदय हुआ। मैं जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर जमा सारा डर बाहर निकल गया। उसके बाद हम वापस मोड़ आ गए। ये वही जगह है जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन लैंड करने के कुछ ही घंटों बाद मेरी मुलाकात मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से हुई। उसने एक महंगे सूट वाले आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। वह सुइन था। सू ने एनीनू को देखा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। जैसे मैं जाने वाला था उसने मुझे रोक लिया। सू एनसीयू के पास आया, उसका चेहरा देखा और उसके चेहरे पर लालच के भाव आ गए। इसकी कीमत बताओ। 10,000। ये क्या है? 5 लाख। तुम जो चाहो कह सकते हो। आखिर मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लेवल की खूबसूरती सच में दुर्लभ है। मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। वो झिझकते हुए मुस्कुराई, लेकिन फिर भी उसने स्विन का हाथ नहीं छोड़ा। यही पैसे की ताकत है। अब यह बात नहीं बनी तो 1 मिलियन। सू ने देखा कि एनसीयू कोई रिएक्शन नहीं दे रही है तो वो थोड़ा नाराज़ हो गया। उसे लगा कि उसकी राय में इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसे से ना खरीदा जा सके। लेकिन जल्द ही वह दंग रह गया। एनसीयू ने जैसे मिलियन की बात सुनी ही नहीं थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरों की परवाह किए बिना पूछा, क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? ये तो कुछ खास नहीं है। ये कहने के बाद उसने उन दोनों के उतरे हुए चेहरों को नज़रअंदाज किया और मुझे सीधे खींच कर ले गई। दोपहर में एनसीयू मुझसे पुरानी मज़ेदार बातें कर रही थी। ब्लैक ड्रैगन टीम का एक सदस्य मेरे पास आया और फुसफुसाया, कोई आप पर हमला करने वाला है। हमने पास के सिक्योरिटी ऑफिस से संपर्क कर लिया है। आपको सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं इनिनो के साथ बातें करता रहा। 10 मिनट बाद सिक्योरिटी ऑफिस के लोग आए और उन्होंने तेज़ी से संदिग्धों को काबू में कर लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि ये लोग सुमीन के आदमी थे। चूँकि दिन में सड़क पर सुमीन की बेइज्जती हुई थी, इसलिए उसने मुझे सब सिखाने के लिए लोग भेजे थे। जब यून को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि वह उसे सख्त सज़ा देगा। उसने तुरंत सुमीन के पिता और बेटे के गैरकानूनी कामों की जांच के लिए लोग भेजे। साथ ही उनके पीछे के नेटवर्क का भी पता लगाया और उन सबको जड़ से उखाड़ फेंका। कुछ ही दिनों में सुमीन का पिता और बेटा जेल में थे। मैंने भी काफ़ी मज़े कर लिए थे। काउंटडाउन में 2 दिन बचे देखकर मैं एनसीयू और दूसरों के साथ नूर वापस लौट आया और सोन से सिना फिर से निकलने की तैयारी करने के लिए। काउंटडाउन के आखिरी दिन मैंने बेस पर 10 मेन बैटर टैंक्स और 10 आर्मर्ड व्हीकल्स देखे। मेरा दिल धक से रह गया। सॉन्स ने एक तरफ खड़े होकर बताया, चाहे टैंक हो या बख्तरबंद गाड़ियाँ, इनका सारा इक्विपमेंट खास तौर पे बनाया गया है और ये लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम से लैस है। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, नीली रोशनी का पर्दा फिर से दिखाई दिया और टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ गरजते हुए अंदर चले गए। मैं टैंक के कमांड रूम में बैठा, रेडियो उठाया और कहा, इस बार काउंटडाउन 3 दिनों का है। समय काफ़ी है। चलो उन जायंट ज़ॉम्बीज़ को ढूंढते हैं। अपनी फायर पावर आजमाओ। सॉन्स के आदेश पर राडार ने हाई फ्रीक्वेंसी सर्च शुरू कर दी। काफिला आगे बढ़ने के कुछ ही देर बाद उन्हें एक जायंट ज़ॉम्बी मिला। एक ड्रोन हवा में उड़ा। उसकी फुटेज टैंक के अंदर रियल टाइम में प्रोजेक्ट हुई, जो सीधे शहर के बीचों बीच धीरे धीरे चल रहे जायंट ज़ॉम्बी को टारगेट कर रही थी। इसके शरीर पर अभी भी काफ़ी हिस्सा जला हुआ है। ये वही है जिससे हम पहले मिले थे। साइंटिफिक रिसर्च टीम के लोगों ने हैरानी से कहा। वाकई इस तरह की सेल एक्टिविटी से कुछ ही दिनों में बुनियादी तौर पर ठीक होने देती है। सॉन्स ने आदेश दिया कि टैंक नंबर 1 तुरंत फायर करे। एक धमाके के साथ विशाल गोला सटीक निशाने पर लगा और जायंट ज़ॉम्बी का सिर सीधे उड़ गया। सिर दूर जा गिरा, जमीन चमक उठी और थर्मल कैमरा ने सब कुछ कैद कर लिया। असर देखकर सबको राहत मिली और रेडियो पर जुआन फू की आवाज़ आई। अगर टैंक के गोले भी इसे नहीं मार पाते
तो हमें आगे का पूरा प्लान बदलना पड़ता। रिसर्च टीम के लोग उत्साहित थे और उन्होंने पूरे ज़ॉम्बी हॉर्ड को खत्म करने का सुझाव दिया। जायंट ज़ॉम्बी की अंदरूनी बनावट का अध्ययन करने के लिए सॉन्स ने उनकी बात मान ली और आर्मर्ड व्हीकल्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया। रॉकेट लॉन्चर्स और कई तरह की गोलीबारी ने उस इलाके को तहस नहस कर दिया और जल्द ही ज़ॉम्बी हॉर्ड का सफाया हो गया। सॉन्स ने दोबारा आदेश दिया कि ड्रोन्स चेक करे कि कोई सर्वाइवर्स तो नहीं है। सुरक्षा पक्की होने के बाद रिसर्च टीम ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड की सुरक्षा में जायंट ज़ॉम्बी की लाश के पास पहुंची। ड्रोन की फुटेज के जरिए मैंने देखा कि दस्ताने पहने हुए रिसर्चर्स एक हथियार से ज़ॉम्बी के शरीर को ठोक रहे थे, जिससे धात्विक गूंज सुनाई दे रही थी। उन्होंने स्कैनर्स निकाले और कहा, बोन मैरो की डेंसिटी नॉर्मल अलॉय से भी ज़्यादा है, कम से कम 300 मिलीमीटर मोटी आर्मर प्लेट के बराबर। मुझे इसका एक हिस्सा काट कर रिसर्च के लिए ले जाना होगा। एक हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रिक आली तुरंत चालू हो गई। राडार ने सर्वाइवर्स के एक ग्रुप को स्कैन किया। ड्रोन ने कंफर्म किया कि ये वही लोग थे जो पिछली बार मिले थे। टैंक उनकी दिशा में मुड़ा। फिर वो आदमी जिससे पिछली बार सप्लाईज एक्सचेंज किए थे पास आया। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हमें पता चला कि उसका नाम ड्यूक था। ड्यूक ने कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। सर्वाइवर्स ने अपने हथियार डाल दिए। ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड ने चेक किया कि सब सुरक्षित है। तब मैं टैंक से नीचे उतरा। वॉर ड्रैगन स्क्वाड के मेंबर्स ने तुरंत मुझे सुरक्षा के लिए घेर लिया। ड्यूक की नज़र मुझ पर पड़ी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर आभार जताया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने जो सप्लाईज दिए थे उनसे हमें बहुत मदद मिली। कोई बात नहीं, बस पानी और खाना ही तो था। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं? ड्यूक ने बताया कि वे पश्चिम में एक छोटे सर्वाइवर्स बेस से आए हैं। वे इस बार खाने की तलाश में निकले थे। यहाँ धमाके की आवाज़ सुनकर वे देखने चले आए। उसने उत्सुकता से ये भी पूछा कि हम कहाँ से हैं। उसने कहा कि उसने इतने पावरफुल हथियार कभी नहीं देखे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ के हालात की जांच करने आया हूँ। ड्यूक की नज़र पीछे खड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ी पर पड़ी। उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा था। आपके हथियार बहुत ताकतवर दिखते हैं। मैंने जितने भी देखे हैं उन सबसे ज़्यादा। ये सब हमारे देश ने विकसित किए हैं और इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हथियार हमारे पास है। ड्यूक के चेहरे पर अचरज के भाव थे। क्या इनसे भी पावरफुल हथियार हैं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद ड्यूक ने अपनी बात रखी। क्या आपके पास और खाना है? हमारे बेस पर भी राशन खत्म हो रहा है। यहाँ सोना है। मैं इसके बदले कुछ पानी और खाना ले सकता हूँ। ड्यूक कांपा और माफ़ी मांगी। शुक्रिया। फिर टैंकों का काफिला दक्षिण पश्चिम दिशा में माइनिंग एरिया की ओर बढ़ा। 7-8 घंटे बाद आखिरकार हम माइनिंग एरिया पहुंच गए। ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड ने चारों तरफ सुरक्षा पक्की की। ड्रैगन हंटर स्क्वाड और वॉर ड्रैगन स्क्वाड ने माइनिंग एरिया की तलाशी ली। रिसर्च टीम में जानकारी जुटाई। जल्द ही सबको करीब 2 टन मिनरल मिला, जिसमें स्पिरिचुअल कोल और सुपर स्टीम मिनरल शामिल थे। कुछ दुर्लभ मिनरल्स भी मिले। खतरा 200 मीटर पाऊंगी। सॉन्स चिल्लाया। मैंने ऊपर देखा तो दूर एक आम ज़ोंबी नजर आया और उसी समय मैंने बटन दबाया, लेकिन अगले ही पल बख्तरबंद गाड़ी ने उसे सीधे कुचल दिया और उसका कीमा बना दिया। जब पोर्टल के लिए 1 घंटा बचा था तब तक सबने माइनिंग का काम पूरा कर लिया था और टैंकों व गाड़ियों में बैठकर बातें कर रहे थे। इस बार काफ़ी कुछ हाथ लगा। हमने न सिर्फ ब्लड ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म किया और उनके सैंपल लिए, बल्कि इतने सारे मिनरल्स भी इकट्ठे किए। अगर इन मिनरल्स को वापस ले जाकर उन पर रिसर्च की जाए तो देश की टेक्नोलॉजी का लेवल यकीनन बहुत बढ़ जाएगा। मैंने सबको देखा। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। नाडी खुशी से मुस्कुराया। जल्द ही समय के साथ मेरी आंखों के सामने का काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। पोर्टल फिर से खुला। सबके सामने एक नीली रोशनी आई, लेकिन इस बार मुझे अपने दिल में कुछ अलग महसूस हुआ। मेरे मन में एक विचार आया, इसे बड़ा होने दो। उस नीली रोशनी का किनारा सच में थोड़ा फैल गया। इसे छोटा होने दो। जो किनारा अभी फैला था वह फिर से सिकुड़ गया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फिर कोशिश की। यह पोर्टल वास्तव में मेरे विचारों को महसूस कर सकता था। फिर मैंने उसे बंद करने और फिर खोलने के लिए कंट्रोल किया। वह नीली रोशनी सच में बंद हुई और फिर से खुल गई। मेरे आसपास के लोग पोर्टल को बंद और खुलते देख दम रह गए। आखिरकार सॉन्स ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम पोर्टल को कंट्रोल कर सकते हो? मैंने उत्साह के साथ जवाब दिया। यह सुनकर सॉन्स से बहुत खुश हुआ। अब ये कोई रैंडम पोर्टल नहीं है, बल्कि एक स्टेबल क्रॉस बॉर्डर चैनल है। यह ऐतिहासिक लेवल की कामयाबी है, जिसका मतलब है कि भविष्य की रणनीति में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। देश अब और तेजी से विकसित होगा। एक नए मौके में प्रवेश करते हुए उस रोमांच के बाद सबने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पोर्टल की ओर बढ़ा दी। फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी दृष्टि वापस आई तो मैं लोप नूर वापस लौट चुका था। पोर्टल की सफाई डिसइंफेक्शन की एक सीरीज के बाद सॉन्स ने तुरंत यह खबर दी, देश ने जल्द ही एक आदेश जारी किया। लोप नूर को केंद्र बनाकर औपचारिक रूप से एक वर्ल्ड डेवलपमेंट बेस स्थापित किया जाए। 1 हफ्ते बाद हजारों साइंटिस्ट वहां पहुंचे। मिलिट्री कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का विस्तार हुआ।
सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में और दर्जनों इमारतें देखते ही देखते खड़ी हो गईं। 2 भारी हथियारों वाले सिंथेटिक एल्यूमिनियम ग्रुप्स बेस पर तैनात किए गए। पोर्टल के इस्तेमाल को लेकर मेरी समझ और गहरी हो गई। मैं एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकता था ताकि पोर्टल को 3 मोड्स में सेट कर सकूं, आना जाना प्रतिबंधित, एक तरफा और 2 तरफा। बुधवार को मुझे सरकार से एक आदेश मिला। उन्होंने मुझे पोर्टल खोलने के लिए एक बड़े मैदान में जाने को कहा। मैं थोड़ा घबरा गया। जब मैं मैदान में पहुंचा तो मैंने लोग की घनी भीड़ देखी। कई रॉकेट गाड़ियां और टैंक 7-8 लाइनों में खड़े थे। मैंने 10 मीटर और 20 मीटर से ज़्यादा लंबे मिसाइल लॉन्चर भी देखे। उस हैरानी के बाद मुझे समझ आया कि देश अब औपचारिक रूप से दूसरी दुनिया में कदम रखने वाला है, वरना वे 2 भारी हथियारबंद सिंथेटिक एल्यूमिनियम ग्रुप्स भेजने का प्लान नहीं बनाते। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नीली रोशनी निकाली। उस विशाल मैदान में 100 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा पोर्टल दिखाई दिया। स्टील का एक सैलाब गरजते हुए व्यवस्थित तरीके से पोर्टल के अंदर गया और एक एक करके दूसरी दुनिया में दाखिल हुआ। 1 हफ्ते बाद मैं दूसरी दुनिया के कमांड सेंटर के ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उस बेस को देख रहा था जो बहुत बदल चुका था। भारी हथियारों वाली सिंथेटिक एल्यूमिनियम ग्रुप्स ने एक अच्छी जगह चुनी थी। वे शहर के बाहरी इलाके में माइनिंग एरिया के पास तैनात थे ताकि शहर से कुछ संसाधन मिल सकें और माइनिंग में भी आसानी हो। पर यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि मिलिट्री कंस्ट्रक्शन भी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। बेस पर ज़बरदस्त काम हुआ और 5 दिनों में एक सैटेलाइट लॉन्च बेस बन लिया गया और इस दुनिया का पूरी तरह पता लगाने के लिए ड्रोन्स का बेड़ा छोड़ दिया गया। शायद बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। उनके शरीर की गंध ज़ोंबीज़ ने पकड़ ली। शहर के ज़ोंबीज़ ने 7 से 8 हज़ार लोगों का एक झुंड बनाया और बेस पर हमला कर दिया। बेस के सैटेलाइट ने ज़ोंबीज़ की वोट को पहली बार डिटेक्ट किया। अचानक अलार्म बजने लगा। दूसरी दुनिया के सब कमांडर हांग जान ने तुरंत एक हेविली आर्म्ड एल्यूमिनियम सिंथेटिक ग्रुप्स की कमान संभाली और मोर्चे पर तैयार हो गए ताकि सुरक्षा पूरी तरह पक्की रहे। यहाँ तक कि बचाव के लिए रॉकेट व्हीकल्स और टैंक्स को भी तैयार रखा गया था। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ फायर कवरेज की सही रेंज में आए, उन्होंने तुरंत लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यूनिट्स को फायर अटैक्स करने का आदेश दिया। ड्रोन से आ रही स्क्रीन पर मैंने देखा कि 10 से ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स के पीछे के दरवाजे खुले और उनसे शेल्स निकलने लगे जो 10 किलोमीटर दूर खड़ी ज़ॉम्बीज़ की होड़ पर हमला कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ के बीच दर्जनों छोटे मशरूम क्लाउड्स उठ रहे हैं। धमाकों में ज़ॉम्बीज़ के पड़ाके उड़ गए। कुछ मिनटों के बाद फायरिंग रुक गई। कमांड रूम को ऑब्जर्वर की रिपोर्ट मिली, टारगेट एरिया में जीवन का कोई निशान नहीं है। ये मान लिया गया कि ज़ॉम्बीज़ की होड़ पूरी तरह खत्म हो गई है। क्या ये देश की ताकत है? ये वाकई बहुत डरना है। लगभग 10,000 ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप बिना अपना चेहरा दिखाए ही साफ कर दिया गया। मुझे सच में शक होता है कि वो ज़ॉम्बी मूवीज़ कैसे बनाई जाती थीं। उन देशों को तो वाकई ज़ॉम्बीज़ तबाह कर देते। ये अविश्वसनीय है। अगले 2 हफ्तों तक बेस में मिलिट्री कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चलता रहा। कई रडार फॉर्मेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन डिफेंस टावर्स ने एक बेस का रूप ले लिया था। हर सुबह दर्जनों गाड़ियां खदान की हो जाती और शाम को यूरेनियम और सुपर गोल्ड जैसे ज़रूरी मिनरल से लदी हुई वापस आती, जिन्हें पोर्टल के जरिए लगातार अर्थ पर भेजा जा रहा था। उसी समय चाइना रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैगू अपने हाथ में टेस्ट रिजल्ट्स देखते हुए दांत पीस रहे थे। एक और फेलियर, लिथोग्राफी मशीन्स के मटेरियल्स पर इंग्लैंड की पाबंदी बहुत सख्त है। मौजूदा पाबंदियों के साथ इंग्लैंड की बराबरी करने में कम से कम 50 साल लगेंगे। बहुत बड़ा अंतर है। जब वे सोच ही रहे थे कि इस पाबंदी को कैसे तोड़ा जाए, तभी ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला। एक जियोलॉजिकल रिसर्चर ने जोश में आकर कहा, रिपोर्ट डायरेक्टर, ये भेजा गया एक नया मटेरियल है जिसे कार्बन 0 ओर और सुपर गोल्ड ओर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसे सीधे लिथोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाइबू दंग रह गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना है। क्या बकवास है। ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसे सीधे लिथोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सके? ये तो बस एक सपना है। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा कोई मटेरियल हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने सूरज की रोशनी में हल्की नीली रोशनी से चमकते हुए कार्बन 0 ओर को देखा तो उन्हें उसके अंदर क्रिस्टल्स बहते हुए महसूस हुए। उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने मटेरियल उठाया और रोशनी ने उसे ध्यान से देखा। वे जितना ज़्यादा देखते उतने ही उत्साहित होते गए। काफ़ी देर बाद उन्होंने ऊपर देखा और पूछा। रिसर्च स्टाफ ने सावधानी से कहा, कॉन्फिडेंशियल है। बाइबू ने चिढ़कर कहा, मेरी अथॉरिटी के होते हुए भी कुछ कॉन्फिडेंशियल है? शायद ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हो सकती है। बाइबू धीरे से मुस्कुराए और उनकी नज़र गंभीर हो गई। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये बिजली और रेजोनेंस पैदा कर सकता है तो मैं इसे चाइना की लाइट टेक्नोलॉजी का दिमाग बना दूंगा। ये कहकर उन्होंने और उठाया और टेस्ट एरिया की ओर चल दिए। उसी समय दूसरी दुनिया में सर्वाइवर्स के एक छोटे से बेस में ड्यूक ने जोश के साथ अपने लीडर बोन से कहा, सर, मैं उन लोगों से फिर मिला। तबाही आने के बाद लोग कितने बदल गए हैं, इंसानी फितरत कितनी घटिया हो गई है। दूसरों की मदद करना तो दूर, मुसीबत का फ़ायदा न उठाना ही बड़ी बात है।
लेकिन उस ग्रुप ने बिना किसी शर्त के द्वार मेरी मदद की और मेरे पैसे तक नहीं लिए। वे संत हैं। और क्या, इस दुनिया में कोई संत नहीं होता। उस ग्रुप का पक्का कोई मकसद है जो हमें पता नहीं है बॉस। उस समय आप उन्हें नहीं जानते थे। आप उनके अंदर की सादगी और सच्चाई महसूस नहीं कर सकते थे। अगर वे सच में बुरे लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि यह दुनिया ही खत्म हो जाए। जैसे ही वे ये कह रहे थे, बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। बूम बूम बूम। पूरा छोटा बेस थरथरा उठा। छत से धूल गिरने लगी। गार्ड्स घबराते हुए अंदर आए। दुश्मन हमला। लगता है बाहर जंग छिड़ गई है। सलाहकार ने ऊपर देखा। आवाज सुनकर उसका चेहरा उतर गया। पूपू की गड़गड़ाहट और वेदीधारी तोपें थीं। ये पैमाना तो कम से कम आधी कैवलरी आर्मी जितना है। नामुमकिन। एम्पायर तो 50 साल पहले गिर गया था। अगर सेना के बचे कुछ लोग भी होते तो उनके पास इतनी भारी फायर पावर नहीं होती। ये खुदा का कहर है। जूक, कुछ लोगों को लेकर जज करो। ड्यूक और बाकी लोग आवाज की दिशा में भागे, लेकिन जैसे जैसे करीब पहुंचे उनकी आंखों में हैरानी बढ़ती गई। वहां लोहे का सैलाब एक ड्रैगन की तरह ज़ॉम्बीज़ की भीड़ की तरफ बढ़ रहा था और उन पर लगातार हमला कर रहा था। फायर पावर के आगे वे ज़ॉम्बीज़ मिट्टी के पुतलों की तरह गायब हो रहे थे। खौफनाक जायंट ज़ॉम्बीज़ का भी वही हाल था। वे भारी गोलाबारी के नीचे मांस के टुकड़ों में तब्दील हो रहे थे। ड्यूक और बाकी सब सन्न थे। ये आर्मी कहाँ से आई? बहुत ही डरावना। ज़ॉम्बीज़ को मारना तो जैसे कोई खेल हो। ड्यूक होश में आया। चलो, स्टाफ ऑफिसर ने भी शायद यही कहा होता, लेकिन जैसे ड्यूक और बाकी लोग पलटे धूल उड़ाते हुए 7-8 आर्मर्ड व्हीकल्स वहां पहुंच गए। उनके पीछे से पूरी तरह लैस सैनिक निकले और उन पर अनगिनत रेड लेजर डॉट्स पाने लगी। तभी एक उम्रदार सैनिक आगे आया और ट्रांसलेटर से एक ठंडी मशीनी आवाज निकली। हेलो, हमारे लीडर ने आपको चाय पर बुलाया है। इसके बाद ड्यूक सैनिकों के पीछे उनके ठिकाने तक गया। अंदर घुसते ही वहां का नजारा देखकर वे बेज़बान रह गए। एक तरफ टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की कतारें खड़ी थीं और दूसरी तरफ सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर्स। हवा में बारूद की तेज महक थी। सैनिकों के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। ड्यूक की आंखें थोड़ी नम हो गईं। ये सुरक्षा का वो एहसास था जिसका उन लंबे समय से इंतज़ार था। एक ऐसा एहसास जो सभ्यता और कानून से आता है। जब वह टेम्प्रेरी कमांड पोस्ट में दाखिल हुआ और मुझे लीडर के साथ चाय पीते देखा तो वह हैरान रह गया। तो आप लोग हैं? मुझे लगा था कि पिछली टीम ही आपकी पूरी ताकत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी ताकतवर फौज होगी। आखिर में उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। वह उन प्लेन्स और तोपों की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिन्हें उसने रास्ते में देखा था। हर तरह के हाईटेक वेपन्स इतनी ताकत तो एम्पायर के दौर में भी नहीं थी। मैं मुस्कुराया और उसे हेलो कहा, फिर अपने पास बैठे जुआन जान से उसका परिचय कराया। ये हमारे कमांडर इन चीफ हैं, हॉन जान। ड्यूक ने सामने खड़े गरिमापूर्ण अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और घबराते हुए हटलाकर कहा, हेलो। हॉन जान ने सामने खड़े बेचैन नौजवान को देखा और प्यार से मुस्कुराया। घबराओ मत, बैठो बैठो, मुझे कुछ बातें जाननी है। ये सुनकर ड्यूक और भी घबरा गया। सर, मैं थका नहीं हूँ, मेरे लिए खड़े रहना ही बेहतर है। ये मजाक थोड़ा ही था। इतनी ताकतवर फौज के सामने वो बैठने की हिम्मत तभी करता जब वो एम्पायर में उसी लेवल का कोई बड़ा आदमी होता। वैसे तो उसे देखने की भी किसी की हैसियत नहीं होती। हैंग जान ने उस पर दबाव नहीं डाला और पूछ में जारी रखा, आपके सर्वाइवर बेस के अभी क्या हालात हैं? कितने लोग बचे हैं? क्या हालात हैं? हमारे सर्वाइवर बेस में करीब 3000 लोग हैं, लेकिन खाना खत्म हो रहा है। बहुत से लोग तो 2 दिन में एक बार खाना खाने लगे हैं और जहाँ तक मुझे पता है बाकी सर्वाइवर बेसिस में तो लोगों ने एक दूसरे को खाना कैनिबलिज्म शुरू कर दिया है। सुनने के बाद वान जान ने कुछ देर सोचा। मुझे बस काम में मदद के लिए कुछ लोग चाहिए। सप्लाइज की कोई कमी नहीं होगी। सुरक्षा की गारंटी है। 8 घंटे काम, सुबह 2 घंटे का आराम। शायद एक दिन के काम के बदले 1 हफ्ते का राशन मिल जाएगा। ये सुनकर ड्यूक कुछ सेकंड के लिए सामने रह गया और यकीन न होने पर फिर से पूछा, डर था कि कहीं ये कोई सपना ना हो? सच में? ह्वान जान मुस्कुराए, फिक्र मत करो, ये बिल्कुल सच है। मैंने तो आप लोगों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट और ज़रूरत का सामान भी तैयार रखा है। ये कहकर ह्वान जान उठे और वे लोग एक कमरे में पूछे। लाइट जलते ही वहाँ रहने खाने के सामान के साथ साथ टीवी, एयर कंडीशनर्स, वीडियो गेम कंसोल्स वगैरह का ढेर लगा था। ड्यूक का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर उसने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, ये पक्का करने के लिए कि वो सो तो नहीं रहा। ये सब भी हमारे लिए है, सही है ना? सब तुम्हारे लिए है। ये सुनकर ड्यूक अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। काफ़ी देर तक वे रोते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें उठाईं जिनमें एक पुरानी चमक थी। मुझे वापस जाकर बॉस को बताना होगा। इसी बीच सर्वाइवर बेस में ड्यूक और बाकी लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे।